राम कुमार राही, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सोशल राही। आज मैं उरई शहर में हूँ। जो हमारे बीच में कीर्ति गौतम जी जो बैठी हैं, तो ये एक ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करती हैं। जब मैंने इनके बारे में देखा और सुना कि मेरे जनपद जालौन में पहली लड़की है जो फेसबुक पे इतना अच्छा लिखती है, मुझे जब जानकारी मिली, मैंने लोगों से पूछा कि मुझे कीर्ति जी से मिलना है। तो लोगों ने कहा कि क्यों मिलना है। मैंने कहा कि जो लोग अच्छा काम करते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से करते हों, चाहे फेसबुक के माध्यम से करते हों, चाहे वो खुद करते हों, हम उनका इंटरव्यू लेकर के अपने चैनल पर दिखाने का काम करते हैं साथियों। तो मैंने पता चलाया, मैं गांव गया, कीर्ति जी से हमारी मुलाकात हुई, इनके मम्मी पापा के बीच में हुई। जब मैंने कहा कि इस लड़की के बारे में हमें थोड़ी जानकारी चाहिए, तो जब मुझे जानकारी मिली, इनके पिताजी एक साधारण बेचारे व्यक्ति हैं जो खेती किसानी का काम करते हैं। खेती भी कम पड़ती है, लेकिन उनके अंदर वो जज्बा और जुनून है जो अपने बच्चों के अंदर उतारने का काम किया है। आज भाग नहीं सौभाग्य की बात है, आज मुझे इंटरव्यू लेने का मौका मिला। आज मेरे बीच में माननीय सम्माननीय परम सद्या कीर्ति गौतम जी हैं। तो कीर्ति गौतम जी, सबसे पहले तो मैं आपको नमो बताए जय भीम करता हूँ और यूट्यूब चैनल सोशल राही आपका स्वागत करता है, आभार व्यक्त करता है जो आपने बहुमूल्य समय मेरे चैनल के लिए दिया। तो कीर्ति जी, कुछ क्वेश्चन हमारे रहेंगे। आपको जो लिखने का शौक रहा, वो ग्रामीण क्षेत्र से कैसे आपने कवर किया, यहां तक शिक्षा पहुंचाई, कैसे लोगों को फेसबुक पे जगाने का काम करती हैं, थोड़ा मेरे दर्शकों को बताने का काम करें। नमो बुद्धाय, जय भीम। आप सबको भी और आपको भी नमो बुद्धाय। मेरा जो लिखने का शौक है वो मतलब बहुत पहले मैं कुछ ना कुछ लिख के छोड़ देती थी। जब पढ़ती थी तभी कुछ ना कुछ लिख के छोड़ देती थी और ऐसी बुकों में जब काफी चला जाता था और वहीं के वहीं छोड़ दिया करती थी। तो आगे चल के अब आप जानते हैं कि मैं लिख लेती हूँ और समाज को जगाने का कार्य कर रही हूँ। शुरुआत आपकी कहाँ से हुई? शुरुआत उसी स्थान से बताना जहां आपका शायद कम से कम क्लास में प्रवेश लिया हो आपने और वहां से महापुरुषों को पढ़ने को मिल गया हो। सबसे पहले तो मुझे प्रेरणा जो मिली है वो 6वीं क्लास से, जब बाबा साहब का चैप्टर मतलब जो पाठ था, बाबा साहब का इंट्रोडक्शन पूरा कैसे शिक्षा प्राप्त की, क्या किया है, तो वहाँ मुझे सबसे ज़्यादा मतलब प्रेरणा मिली कि हाँ ऐसा भी है कोई जो शिक्षा कुछ भी ना होते हुए भी शिक्षा प्राप्त कर सकता है। और उस समय मेरे मन में लगा कि ये कि बाबा साहब को इतनी सारी पाबंदियां मतलब रोड पर पड़ते थे और आज तो हमारे पास लाइट नहीं है। उस समय हमारे गांव में भी लाइट नहीं थी, लेकिन मुझे लगता था कि हाँ हम लालटेन जला के तो भी तो अपने घर में भी तो पढ़ सकते हैं। जी 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 जी। तो मुझे जब भी पढ़ने का शौक रहा तो मुझे बाबा साहब से सबसे ज्यादा प्रेरणा मिली है पढ़ने की अगर मिली है। और मेरे घर में भी पढ़ाई का माहौल ज्यादा रहा है। दादी हमारी नहीं पढ़ी थी, माता जी भी पढ़ी हैं लेकिन इतनी नहीं पढ़ी, पिताजी भी पढ़े हैं। तो घर में भी पढ़ाई का भाई लोग पढ़ते थे, तो वहाँ से भी मतलब मुझे ना पढ़ते हुए भी पढ़ने का मौका मिला। और जैसे आप आगे पढ़ी और आगे आपने क्लास ज्वाइन किया,
और फिर आप डिग्री कॉलेज में भी प्रवेश हुई होंगी, तो वहाँ पे आपकी कैसी शिक्षा रही, वो कैसे आपने लोगों की हेल्प करना चालू की? सबसे पहले हम आपको बता दें, क्योंकि मैं ग्रामीण क्षेत्र से आती हूँ, तो मुझे ज़्यादा पढ़ने का, अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का मौका नहीं मिला, जी। लेकिन मैंने अपने स्तर से पूरी कोशिश की है, क्योंकि मेरे पास जहाँ से भी बुक्स मिलती थी मुझे, जी। कोई भी बुक्स हो, सिर्फ मुझे पढ़ना होता था। अच्छा अच्छा। और उसको पढ़ने के लिए तो सिर्फ मैंने इंटर जो होता है, मैंने घर से ही रहकर पढ़ाई की है, और एक दो बार नाम मतलब कॉलेज में अच्छा, रहता था, लेकिन मैं घर पे ही पूरी पढ़ाई। तो कीर्ति जी, उरई से क्या किलोमीटर लगभग पड़ता है अपना गाँव? 16-17 किलोमीटर पड़ता है। फिर कहाँ पे उतरना पड़ता है आपको? सबसे पहले मेरे गांव से आके पैदल का रास्ता है। अच्छा, 4 अच्छा। किलोमीटर। आपको जैसे ऑन रोड आना होता है, हाँ। तो सबसे पहले आपको 4 किलोमीटर पैदल चलना होता है। चलना होता है, या तो फिर अपनी, आपके पास दो ही साधन होते हैं, या तो फिर आप अपनी साइकिल या फिर जी, अपने खुद जी। के वाहन से आओ, या फिर पैदल आओ। अच्छा, जब आप उरई आती हो 16 किलोमीटर की दूरी पड़ती उरई आने से, जी और यहाँ से शिक्षा ग्रहण करके आप वापस भी जाती होंगी? जी, मेरा शेड्यूल रहता था सुबह मतलब उठकर तैयार होना, और 6 मतलब दिन नहीं निकलता था तैयार होके। जी। और थोड़ा दिन निकला तो जहाँ से बस मिलती है, यहाँ से वहाँ से हमारे जी। वहाँ सीधा उड़े के लिए, तो वहाँ आ जाते थे। अच्छा कीर्ति जी, ये तो आपका जीवन का सफर रहा जी ना। जहाँ तक क्या, जैसे वो बीएससी करने के बाद और आप जैसे ही आगे बढ़ी, जी तो आपको लगा कि समाज के लिए मुझे काम करना चाहिए जी ना। तो जब समाज के लिए काम करोगी तो आपको मीटिंग भी ज्वाइन करनी होगी, जी जी होता कि नहीं? जी। अब मीटिंग का कोई समय नहीं रहता है कि कहो मीटिंग 10 बजे, कहो 6 बजे तक चले, 7 बजे तक चले, फिर कैसे मैनेज कर लेती थी आप? मीटिंग का समय क्योंकि मेरे पास उतना ही रहता था, और कभी कभी जो मीटिंग थी तो हमारे अकॉर्डिंग भी हो जाती थी, स्कूल में भी हो, मतलब कॉलेज में भी हो, या फिर कहीं भी हो, तो मैं अपना शेड्यूल मतलब मैं बोल देती थी, हम ये बोल देते थे किस कि समय मेरे पास कब? मेरे पास समय कम है और मुझे यहाँ जाना है, अगर हो सके तो मेरा पहले कर दीजिए, पहले नंबर पे लगा दीजिएगा। हाँ, बाद में सभी लोगों का अच्छा। होता रहेगा। अच्छा, जब मीटिंग में बात रखने को आपको मौका मिलता है, जी, तो उद्देश्य क्या रहता है आपका? हमारा उद्देश्य रहता है हमारे समाज और हमारे विकास ज्यादा हो, हमारे समाज का विकास हो और हमारे देश का भी विकास ज्यादा हो। जी। पहली बात ये है, कोई भी मुद्दे पे अगर डिबेट होती थी तो मैं पहले उसका लोगों की एनालिसिस करते रहते थे, सुनते रहते थे, मुझे बोलना नहीं होता था। जी जी जी। जब जो पॉइंट जिसके में छूट रहा तो मैं उसको काट के सही कर देती थी। तो हमारे सर भी और लोग भी है कि इसको बोलना नहीं रहता है, हाँ। इसको सही करना रहता है, इसको पकड़ के सीधा अच्छा। ये टॉपिक, तो बस ऐसे ही रहता था। तो लोग मुझे ऑब्जर्व भी करने के लिए हम कह देते चलो ठीक है, हम बाद में बोल लेंगे। अच्छा कीर्ति जी, जैसे हमने देखा है कि बहुजन समाज की जो महिलाएं हैं जी और ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र की हैं, जी तो उनके अंदर अभी भी अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, पाखंडवाद बहुत बुरी तरह भरा हुआ है। जी। तो कभी आपको ऐसा मौका मिला कि ग्रामीण क्षेत्र में जाकर के उनको समझाने का काम किया आपने? जी, मुझे तो बहुत मौका मिलता है, अगर लोग जब भी जहाँ भी मौका मिल जाए, मैं ये नहीं सोचती कि प्रशिक्षण में कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ, हाँ। बैठी हूँ किस जगह पर हूँ, अगर मुझे कोई भी टॉपिक सही करने का मतलब मिलता है तो हम बोल देते हैं। लोग ये भी कहते हैं कि इसको मतलब बोलने का ज्यादा शौक है, कुछ भी ये बोलते ज्यादा है। हाँ। मेरा उद्देश्य रहता है कैसे तो महिलाओं को क्या गाइड करती हैं आप? क्या सिखाती है, क्या बताती हैं उन्हें? महिलाओं को सबसे पहले शिक्षा ग्रहण कर, शिक्षा के बारे में, क्योंकि अंधविश्वास को अगर आप दूर कर सकते हैं तो सबसे पावरफुल एक चीज है वो है शिक्षा। और बाबा साहब ने भी किया, और हमारे
संविधान जैसे ही लागू हुआ 3400 साल तो हमें शिक्षा प्राप्त थी नहीं, सही, क्योंकि हमारे समाज को पुरुषों को नहीं थी तो महिलाओं को कहाँ से सही होगी। बात है। और बाबा साहब ने जब भी संविधान लागू हुआ तुरंत हमें सारे अधिकार दे दिए जी। तो मैं महिलाओं से कहती हूँ कि आप कुछ भी करें, कुछ भी काम करें, लेकिन इतनी शिक्षा जरूर प्राप्त करें कि समझ विकसित हो जाए। और जब तर्क करने लगेंगे, समझ विकसित हो जाएगी तो आप अपने आप अंधविश्वास की तरफ नहीं जाएंगे, तर्क की तरफ जाएंगे, विज्ञान की तरफ जाएंगे, विकास की तरफ जाएंगे। जी। तो महिलाएं कितनी जागरूक हो जाती हैं आपसे? बोलती हैं कि दीदी दोबारा आना? जी, ये तो बोलते हैं कि जी। आप अगर हम कहीं भी हो, मुझे नहीं भी बोलना हो तो लोग कहते हैं दीदी को बोला थोड़ा बोल ले, हाँ। बोल ले थोड़ा, बच्चे भी मतलब जो छोटे हैं दीदी बोला अच्छा। बोल ले। तो मेरा समझाने का पूरा काम करती हैं आप? जी हम ना। जी। और महिलाओं को जागरूक होना बहुत जरूरी है कि यदि एक लड़की जागरूक हो जाएगी तो वो पता है कई पीढ़ियां तार देगी, जी, एक महिला शिक्षित कर देगी। और यदि एक लड़की अनपढ़ रह गई तो हो सकता है कि कई पीढ़ियां अनपढ़ हो जाएगी। जी, जी। एक महिला अगर शिक्षित होती है तो उसकी 7 पीढ़ियां शिक्षित मानी जाती है। शिक्षित मानी जाती है। अगर एक महिला अशिक्षित होती है तो पुरुष से कुछ नहीं होता, एक ही पीढ़ी बर्बाद होगी। अगर पुरुष दारू या कोई गलत काम करता है तो उसको ऊपर ज्यादा बच्चे का असर नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता। अगर जो असर पड़ता है वो महिला का पड़ता है। सही बात। महिला आपने देखा होगा जिनके बच्चे पिता थोड़ा वैसे ड्रिंक हाँ। करते हैं लेकिन उनके बच्चे काफी इंटेलिजेंट होते सही हैं। बात है, इंटेलिजेंट। उसका कारण होता है उनको महिलाओं का विकास होना। महिलाएं उनके यहाँ साक्षर होती हैं, महिलाएं टैलेंट होती हैं तो वो बच्चों को उसी हिसाब से गाइडेंस दे देती हैं। मेन बात ये है कि महिलाएं शिक्षित मतलब शिक्षित होना ये बात नहीं कि पढ़े लिखे होना ही शिक्षित होते हैं। हाँ। अनपढ़ लोग भी शिक्षित होते हैं। शिक्षित होते हैं। वो हम इसलिए बता रहे क्योंकि जिसके अंदर समझ होती है तो वो भी शिक्षित होते हैं। अच्छा, आप संस्कार के बारे में क्या बोलेंगे? संस्कार तो आप जानते हैं कि हमारे जो भारतीय समाज है उसमें संस्कार तो बहुत इम्पोर्टेंट कूट कर भरा है और हमारी बौद्ध परंपरा भी रही है, भोजन परंपरा भी रही है। जब आप गांव से उड़ई आती थी और यहाँ तक ऊंचाइयों तक पहुँचने का आपने काम किया कि तो लोगों के विचार कैसे रहे? क्या सुनने को मिला आपके मम्मी पापा को? बहुत सारी बातें होती हैं। आप तो जी। सोशल मीडिया पर काम करते हैं और समाज को जानते भी हैं कि किस तरह से आपको समाज। मैं इसलिए शेयर करना चाहूँगा कि हमारे कई पेरेंट्स ऐसे हैं, कई माता पिता ऐसे हैं कि बच्चियों को घर पे बैठा लेते हैं, आगे नहीं बढ़ने देते हैं। किसकी सोच से? केवल पड़ोसी की सोच से। जी। क्योंकि पड़ोसी के बच्चे घर पे बैठे हुए हैं, वो कुछ करने लायक नहीं है तो सोचते हैं कि इनकी बच्ची भी कुछ न कर पाए तो लोग बाग बहकाने का काम करते हैं। होता कि नहीं ऐसा? लेकिन आपने उस बुराइयों को अपने न बसा करके और मम्मी पापा को गाइड करके मम्मी पापा ने आपका सपोर्ट किया, आज ये पोजीशन है कि आप यहाँ तक पहुंची हो। तो अपने बहुजन समाज की लड़कियों को क्या शिक्षा देना चाहेंगी आप कि कैसे बढ़ना चाहिए उन्हें आगे? हम हमेशा कहेंगे कि आप अगर शिक्षित होते हैं, शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो हर बुराइयों का नाश करता है। जी। हर बुराइयों का विनाश करता है। अगर आपके मम्मी पापा जैसे किसी के पेरेंट्स थोड़े कम पढ़े लिखे हैं तो जो बच्चे हैं उनको ये सोचना चाहिए, समझाना चाहिए और उनको विश्वास में लेना चाहिए कि हम ये करके दिखाएंगे, हम आपके आज़ादी का गलत प्रयोग नहीं करेंगे। जी जी। ग्रामीण क्षेत्र में मैंने चर्चा की है कि आपकी लड़की इंटर पास हो चुकी है, आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे, क्यों नहीं पढ़ा रहे? बोले नहीं, वो अब जवान हो गई है, अब मुझे शादी करनी है। जब शादी उस लड़की की हो जाती है तो कीर्ति जी उसको बहुत बड़ी जिम्मेदारियां मिल जाती हैं परिवार की, जो उसके आगे बढ़ने का समय है।
आगे वो लड़की बढ़ सकती है, उसको वहीं पर दबाने का काम करते हैं लोग। तो मेरा समाज से कहना है कि जब तक बच्चे नहीं पढ़ेंगे, बच्चियां नहीं पढ़ेंगी, समाज आगे नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। बाबा साहब ने क्यों ये 3 चीजें रखी हैं, क्यों बात रखी कि पहले शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। संघर्ष तभी कर पाओगे जब आपकी शिक्षा होगी। जब शिक्षा नहीं होगी तो न संगठित रह पाओगे और न संघर्ष कर पाओगे। तो आपका क्या विचार है? हमारा विचार है कि हर व्यक्ति को अपने समाज में जो भी है, मतलब हर समाज में, लेकिन बच्चों को शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा हर बुराइयों, हर समस्या का हल है। तो बच्चों को शिक्षा देना बहुत जरूरी है। अगर जो पेरेंट्स कम पढ़े लिखे हैं, जैसे कम ग्रामीण क्षेत्रों में, तो उनको शिक्षा देने, उनको समझना चाहिए कि अब समाज बहुत आगे, मतलब विकास हो कर रहा है तेजी से। शिक्षा के नए आयाम हुए हैं, मोबाइल, सोशल मीडिया वगैरह। मतलब अब कोई भी बुक वो उस तरीके से नहीं कि हमें बहुत दूर लेना है, कहीं भी हो आप पढ़ सकते हैं। तो बच्चों को वो आज़ादी दीजिए, वो समझ दीजिए कि बच्चे पढ़ सकें। कीर्ति जी, हमने एक चीज और देखी है ज्यादातर युवा साथियों के अंदर, कि शिक्षा तो पा रहे हैं, शिक्षा MA BA तक कर ली है, लेकिन उनके अंदर संस्कार पैदा नहीं हो पाए। संस्कार एक वो चीज है कि शिक्षा से थोड़ा अलग हटके विषय है। कई लोगों के मैंने संस्कार देखे हैं कि बच्चों को पढ़ा लेते हैं, 4 मंजिला मकान बना लिया, लेकिन उन्हें पड़ोसी नहीं जान पाते। बच्चों को संस्कार ही नहीं दे पाते कि जो चाचा लगते, कि भैया लगते, कि किसका सम्मान करना चाहिए। जहां उन्हें सर्विस लग जाती है वो अपने में भूल जाते हैं। ऐसा है जी बिल्कुल। आप तो मतलब सामाजिक कार्य करते हैं, जब आपको पता है तो ऐसा होगा। मैंने देखा है, तो मैं ग्रामीण क्षेत्र में जाकर के लोगों को बताने का काम करता हूं कि सबसे पहले आप तो कम से कम संगठित होना सीखो। हर महीने में एक बार मीटिंग रखो। भले ही मेरी नई जनरेशन उसमें नहीं बैठ रही है, लेकिन आप लोग जब बैठोगे वो देखेंगे कि मेरे दादा बैठे, चाचा बैठे, बाबा बैठे, तो वो उस पर विचार करेंगे। जब विचार करेंगे तो आज नहीं बैठेंगे, वो कल बैठेंगे। जब बैठेंगे तो समाज में परिवर्तन होगा। मेरे दीवारों पे कई ऐसे चित्र लगे रहते हैं कि जो काम के नहीं है। मैं नहीं कहना चाहूंगा उन चित्रों के बारे में, लेकिन कम से कम उनके बीच में अपने महापुरुषों के चित्र जरूर चिपकाओ। जी बिल्कुल रखना चाहिए। क्यों कि छोटा बच्चा जब होता है, 5 साल का बच्चा जब अपनी जगह से जगेगा और वो देखेगा क्या जी किस महापुरुष की फोटो टंगी हुई है, तो वो अपने पिताजी से क्वेश्चन करेगा, पापा से क्वेश्चन करेगा, बाबा से क्वेश्चन करेगा कि पापा जी किसकी फोटो है। तब आपको बताना होगा कि जी बाबा साहब की फोटो है। फिर वो क्वेश्चन करेगा कि बाबा साहब ने क्या किया जी, तब आपको इतिहास पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, तब आप बता पाएंगे। आगे आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा इस पर ये विचार है कि आप जो शिक्षा और संस्कार की बात जो है, इसमें अगर आपको पहली बात तो आपको बच्चों को सिखाना चाहिए, क्योंकि पहले पुरानी जो परंपरा थी शिक्षा की, वो सिर्फ ओरली मतलब बोलकर पढ़ाने की थी। आजकल तो मतलब कई तरीके की सही बात है, कई तरीके की। और शिक्षा हमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती है। अगर संस्कार पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते हैं। हाँ, संस्कार जो है पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर हो। जैसे आपने अपने बच्चों को दिया, तो आपके बच्चे वही करते हैं जो आपके पिताजी या दादाजी करते हैं, तो आपके बच्चों में भी वही संस्कार अपने आप डेवलप होते हैं। ज्यादा नहीं होंगे तो थोड़े बहुत जरूर बिल्कुल। तो वहाँ से संस्कार शुरू होते हैं। अगर आप जैसे जो गांव में ग्रामीण स्तर में आप जानते हैं, सम्मान अगर किसी को दोगे, हाँ,
तो सम्मान आपको भी मिलेगा। आपको मिलेगा। अगर आपने अभी ग्रामीण क्षेत्र की बात की है, जी। तो ग्रामीण क्षेत्र की बात हम आपको करेंगे। हमारे समाज में कामकाजी लोग ज़्यादा हैं, तो उनके पास कम समय रहता है। तो बच्चे अगर खेल रहे हैं तो वो खेल ही रहे हैं, कम ध्यान दे पाते हैं। अगर इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए, जैसे आप बोल रहे मीटिंग करते हैं, और मीटिंग करते हैं तो हम बच्चों को भी बुलाएंगे या बुजुर्गों को भी बुलाएंगे। तो अगर जो बच्चे जो देखते हैं वही करते हैं, और हो सकता है अगर आपने कोई अच्छा शब्द बोला, कुछ महापुरुषों के बारे में बोला, अगर बच्चे के दिमाग में वो बात आ गई है तो वहीं से उसका विकास शुरू हो जाता है कि हम यही बनेंगे। बच्चे में होता है हम यही बनेंगे, तो आगे वो विचार आते आते जब वो बड़ा होता है, एक विशाल वृक्ष बन जाता है पौधा, जिसको बच्चे पौधा समझ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जब वो बड़ा विशाल वृक्ष बनेगा तो उसमें वही विचार डेवलप होंगे जो आप उनको दे रहे थे। और कहीं ना कहीं हम ये भूल जाते हैं कि नहीं, ये छोटा बच्चा, इसको क्या बताएं। सही बात। और जब भी कहीं कोई अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं तो वहाँ ले जाना बच्चों को अवश्य ले जाना चाहिए। और जैसे बौद्ध प्रवचन चलते हैं, हम लोग बौद्ध भिक्षु संघ आते हैं और बौद्ध प्रवचन चलते हैं, और हम तो ये कहेंगे कि हर ग्रामीण गांव में एक बौद्ध प्रवचन होना चाहिए, हर साल होना चाहिए। और दूसरी चीज हम तो कह रहे हैं कीर्ति जी, लाइब्रेरी भी होना बहुत। लाइब्रेरी हम तो कहते हैं बिहार होना चाहिए, संघ होना चाहिए। वहाँ बच्चों को, जैसे आपने देखा, हम सिर्फ एग्जाम्पल दे रहे हैं, नॉर्मल लोग, अगर 2-4 लोग रहते हैं उनके यहाँ वो मदरसे में पढ़ने के लिए हो जाते हैं, तो हमने जब हम कहना नहीं चाहते, लेकिन हम जब वहाँ से जहाँ ट्रांसफर हुए हैं तो हमने अपने आने वाली पीढ़ी को क्या दिया संस्कार में। सही बात। जहाँ हम संस्कार में, और आप जानते हैं अगर हम संस्कार किसी के अंदर पैदा करना चाहते हैं तो धर्म का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाबा साहब ने भी इतना अध्ययन और चिंतन मनन किया कि धर्म नहीं है तो हम अपने समाज को किस ओर ले जाएंगे। मतलब कई लोग आए उनके पास धर्म के बारे में, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म ही स्वीकार किया, क्योंकि वो अपने व्यक्ति को स्वविवेक के अनुसार जीवन जीने का दिखाता है, समस्याओं का दिखाता है। तो इसी प्रकार अगर आप अपने बच्चे में वो पौधे डालेंगे, विकास होगा उसका, तो आगे चल के उनके संस्कार और विकास दोनों होगा। तो वहाँ से जैसे हर ग्रामीण स्तर में एक नहीं चाहिए तो 8 दिन में जरूर एक चौपाल होना चाहिए बच्चों के लिए, संस्कार देने चाहिए, बौद्ध संघ के भिक्षु वगैरह हों। और हम जो लोग मतलब जो ज़्यादा ज्ञान मतलब सभी रखते हैं, लेकिन जो आपके पास है वो समाज को देने का काम दे नहीं पाते हैं। बात ये है, देना चाहिए हमें उनको, चाहे हम साल भरे में 10 घंटे दें, लेकिन हम दे सही टाइम पे। सही टाइम मतलब जब लोहा गर्म होता है तभी वो थोड़ा गिरना चाहिए। जी गिरना चाहिए ना। अगर आप जो कह रहे हैं कि हम बड़े में अभी ट्रांसफर नहीं कर सकते संस्कार हमें बच्चों में ही ट्रांसफर करके आने वाली पीढ़ी को हम विकास की ओर ले जा सकते, संस्कार की ओर ले जा सकते हैं। सही बात। और आजकल हो क्या रहा है, शिक्षा उतनी है और विकास, तो लोग नशीले पदार्थ के बच्चे चले जाते हैं स्कूल, क्योंकि हमारे पास गरीब समाज है हमारा, और शिक्षा इतनी महंगी हो गई, महंगाई है, तो वो बुक खरीदना, खाने की व्यवस्था करना और पढ़ाई करना महंगी हो गई। तो वहाँ अगर हम यहाँ स्कूल में नहीं, अच्छे स्कूल में नहीं भेज सकते, तो कम से कम हम वो संघ है और वो बिहार होता है, वहाँ शिक्षा सही बात है। तो कीर्ति जी, हमारे दर्शकों को आप अपनी शिक्षा के बारे में और बता दीजिएगा कि आप इस समय क्या कर रही हैं और कहां से आपने शुरुआत की है। मेरी शिक्षा जो है वो गांव अभी वर्तमान में हमारा नेट पे ही चलता रहता है जी, पेपर, और ये टीचिंग लाइन में चलता है। अच्छा। क्योंकि जो टेट, सीटेट, सुपर टेट हमने जो ये निकाल चुके हैं। हाँ जी, निकाल चुके हैं, और एमएड भी किया है, तो फिर आगे
जी। तैयारी चलती है। अच्छा, तैयारी चलता है। एक बात और बता दीजिएगा मेरे दर्शकों को कि जब आप कंपटीशन की तैयारी करती हो तो आपको महापुरुषों की पुस्तकें कैसे पढ़ने का समय मिल जाता है? कैसे समय निकाल लेती हैं आप? समय निकालना, आपके जैसे पेपर पढ़ना, सोशल मीडिया पे लिखना, फेसबुक पे आना, तो इसमें समय तो लगता है ना। आप कंपटीशन की पुस्तकें पढ़ने के अलावा भी इस चीज को कैसे कर लेती हैं? मेरा, आपसे मैंने कहा कि मेरा हॉबी पढ़ने का, आप यूँ कहें कि मुझे एक नशा था पढ़ने का, कि कहीं कुछ मेरी फ्रेंड जो भी थी, अगर कहती अगर इसको थोड़ा टाइम देना है तो इसको कोई न्यूज़पेपर या कोई अच्छी सी वैसी सोशल या महापुरुषों की कोई बुक दे दी, तब तक ये बैठी रहेंगी बात करने। तो मुझे ऐसे ही नशा था कि पढ़ने का एक जुनून अंदर से था, कुछ करने का। जैसे हमारे महापुरुष ने इतने संघर्ष किया तो मेरे अंदर भी वही था कि हम पढ़ें। और आज भी अगर मुझे कोई अच्छी सी बुक्स मिलती है या कुछ कोटेशन मिलता है तो मैं तुरंत पढ़ती हूँ। अच्छा, रख लेती हूँ। हाँ, रख लेते हैं। पहले तो मेरे पास इतनी सारी कटिंग हो गई थी न्यूज़पेपर की। हाँ, तो घर में थोड़ी हम बीमार करने लगे, मेरे घर की सफाई हुई तो सबसे जी 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 चले गए। तो कीर्ति जी, बहुत अच्छा लगा, आपने दर्शकों को समझाने का काम किया, आप हमारे बीच में आई। जी, आपको एक बात बता दें, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था और मेरी थोड़ी बॉडी थोड़ी वीक हो गई थी, तो लोगों ने कहा माइंड पे ज़्यादा सोचते हैं, डॉक्टर बोले तो माइंड पे ज़्यादा प्रेशर पड़े तो पढ़ाई स्टॉप कर दो। तो हमने एक गांव में स्कूल था, उसमें पढ़ाना शुरू, हम फालतू में बैठे हैं क्या करेंगे, तो हमने पढ़ाना शुरू कर दिया। तो वहाँ पढ़ाते थे, बच्चे इतने मतलब मोटिवेटेड होते थे कि दीदी आ रही हैं, हम जो भी काम देते थे तुरंत कर लेते थे मेरे नाम से, मेरे कहने से। तो न्यूज़पेपर भी आता था और न्यूज़पेपर का मुझे शौक था। तो वहाँ लिखा था कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीते। उस पेपर में कोटेशन थी, मेरे दिमाग में आया कि अगर हम इतने मतलब बॉडी से वीक हैं, लेकिन अगर हमने हार मान ली कि हम वीक ही हैं, तो हम ग्रेजुएशन के बाद आगे नहीं पढ़ सकते। मैं आपके लिए कहना चाहूँगा दोस्तों, किसी ने लिखा कि दुनिया में कोई काम कठिन नहीं होता है, लोग यूं ही मंजिल छोड़ देते हैं। हौसला हो कुछ पाने का तो रास्ते के पत्थर भी जगह जी 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 बिल्कुल। हम जो आप लिखते हैं हम यही लिखते थे जब हम मुझे कहीं जाना और दिक्कत हो रही हो। हाँ, और हम बहुत देर तक परेशान होते थे, लेकिन थोड़ी देर बाद हम कहते चलो आगे थोड़ा टाइम है कर लेंगे हम। तो तुरंत जब आपके अंदर एक जज्बा है करने का, हम करके ही रहेंगे, तो आप अपने आप पत्थर आपके रास्ते छोड़ देंगे। तो वही हुआ कि हम यहाँ उरई में तो हमेशा मैंने पहले से इंटर 9th से जी एजुकेशन की है, उरई से ही है, तो हमारा आना जाना लगा रहता था। तो हम यहाँ उरई में आए तो पोस्ट ग्रेजुएशन का चल रहा था, फॉर्म डल रहे थे, हमने डाल दिया अपनी सिस्टर के साथ में। उसके बाद में हमारी रैंक आया तो हमारी फर्स्ट लिस्ट में नाम हम देखने गए, चलो करते। पिताजी ने बोला था अब देखो थोड़ा 1-2 साल रेस्ट कर लो आप। हमने कहा नहीं, रेस्ट करने से टाइम वेस्ट होता है। सही बात है। अगर टाइम चला गया तो फिर हम खड़े ही पाएंगे। समय की कीमत होती है, समय की कीमत होती है। तो ना? मुझे मेरे फ्रेंड्स भी बहुत सपोर्ट करते थे और मेरे पिताजी मतलब फैमिली में भी अगर मेरी ज़्यादा बॉडी वीक है तो पेपर मैंने उनको कहा क्या रखा था, मुझे कुछ भी हो जाए कुछ भी हो जाए XYZ, अगर हमारा एग्जाम है तो आप मुझे एग्जाम हॉल पे बैठा देंगे, बस एग्जाम देते। अरे वाह, क्या बात है। बस ऐसे ही रहता था। आपके अंदर कीर्ति जी बहुत जज्बा और जुनून है, और मेरे समाज को ऐसी लड़की की जरूरत है। एक बार तो एग्जाम देने जा रहे थे, मेरा राइट हैंड फ्रैक्चर हो गया, इतना सूजा और रखा तुरंत सुबह पे एग्जाम, तो सब लोग बोले आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। ठीक है, आप हमें सेंटर पे कर दीजिए, अगर हम हो सकता तो लेफ्ट से ही थोड़ा बहुत देख लेंगे, लेकिन ये तो नहीं कि मेरा
तो हम वहाँ गए तो मैंने लिखा हाथ मेरा पूरा इतना सूजा ऐसा। मैडम भी आए सिग्नेचर के लिए, हम उनके बोले क्या यहाँ पर सिग्नेचर कर दी हम। तो मैंने कहा मैडम से कि मैम सही से रखो तब हम उठा के सिग्नेचर कर पाएंगे, वैसे नहीं लिख पाएंगे कि हम वहाँ आप रख दिया वहाँ रख दिया। बोले क्या हुआ, हम उनकी एग्जाम देते आ रहे थे देने तो बाइक से गिर गए, फ्रैक्चर हो गया। बोले अरे तब भी आप आए, आपने हम किया अकस्मात, अब वो नहीं राइटर नहीं ले सकते। तब भी मैंने पेपर पूरा लिखा और पास भी किया, लेकिन मैडम बोली इतना अभी तुरंत जाके आप इसको दवा लेके आओ। हमने कहा अच्छी बात है, जिंदगी है, अगर आपको कुछ करने का मौका मिलता है तो संघर्ष तो बहुत सारे हैं। सही बात है, संघर्ष तो करना चाहिए। और इंसान की एक बहुत बड़ी परिभाषा होती है, कहते हैं कि इंसान क्या करे, शैतान क्या करे, फरिश्ता भी अपने हालत में क्या करे। किस्मत करामा जब मेरे झूठे हैं तो हमें बचाने के लिए खुदा भी क्या करे। तो सारी चीजें हम लोगों के अंदर होती हैं, जज्बा जुनून। जान जज्बों में होती है, बेजान मुर्दों में होती है। शेर की पहचान हमेशा कर्मों से होती है। कीर्ति जी आप हमारे बीच में आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। यूट्यूब चैनल सोशल लाइफ आपको बहुत बहुत साधुवाद देता है। जय भीम, नमो बुद्धाय। आपने मुझे मौका दिया कि आपने अपनी बात रखी और अपने समाज के लिए जो भी बातें मेरी रहेंगी, मतलब आगे जो भी सेवा रहेगी मैं हमेशा तत्पर रहूंगी।